नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अपने हिंदी व्याकरण का फर्स्ट टॉपिक भाषा, लिपि और व्याकरण। तो जिसमें हमने यहाँ पर अपनी हिंदी जो हमारी भाषा है उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर चीजें पढ़ी थी कि क्या है भाषा, भाषा किसे कहते हैं। देखिए, ये भाषा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने अपनी हिंदी जो लिटरेचर है यानी कि हिंदी साहित्य की जो हमारी पाठ्य पुस्तिका है वसंत भाग 3, उसमें हमने अपने 2 चैप्टर यानी कि पहला जो आपके काव्य खंड से लिया गया है कविता ध्वनि, उसको हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर यहाँ पर लाख की चूड़ियां, वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने वो दोनों ही चैप्टर अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे और उनसे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। तो उसके बाद जो हमने ये आपका हिंदी व्याकरण का टॉपिक स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, ये आपने चाहे रफ नोटबुक में नोट किया हो चाहे पेयर में नोटबुक नोट किया हो, आज आप आगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे लिखना और साथ ही समझेंगे भी। देखिए, अभी क्योंकि ये सारी चीजें देखिए आपने पढ़ी हुई है, लेकिन आप नई क्लास में आए हैं, नई नई चीजें आपने जाननी है, तो उसके लिए क्या होता है, हमें पुरानी सारी चीजें एक बार रिवाइज करनी होती है। तो स्टार्टिंग के कुछ सेशन जैसे आपके कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो हमेशा ऐसे होते हैं, चाहे वो व्याकरण में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर में हो, वो चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपने पहले पढ़े हुए होते हैं। और चाहे साइंस में क्यों ना हो, क्योंकि हमें अगर आप अपने आगे का जो एक तरह से आगे की चीजों को अगर मजबूत करना है, तो उसके लिए हमारा जो बेस है, हमारा जो पढ़ाई का एक तरह से जो हमने पढ़ा है शुरुआत से, वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था अपने लास्ट सेशन में भाषा। तो भाषा के लिए मैंने यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की थी कि भाषा हमारे भावों और विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है, यानी कि हम आपस में कैसे बात करते हैं, कैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे हम एक दूसरे को अपने एक तरह से अपने मन की बात कैसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने विचार कैसे दूसरों तक रखते हैं, इसका जो माध्यम है वो है भाषा। तो देखिए, भाषा हमारे भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। इसी के माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों को जानते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। और इसी तरह से क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं, बहुत अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है, तो इसीलिए भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी कि 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, जिनमें साहित्य की रचना की जा सकती है, जिनमें लिखा जा सकता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि भाषा के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो हमारा था लिपि। भाषा के रूप मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। उसके बाद बोलियां मैंने आपको बताई थी, जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं उसे बोलियां कहते हैं। और बहुत सारी बोलियों के विषय में बताया था। और उसके बाद यहाँ पर टॉपिक आया था लिपि। तो लिपि क्या होता है, भाषा की ध्वनियों को, भाषा की ध्वनियों को जो एक तरह से मौखिक जो ध्वनियां हैं, जो मौखिक ध्वनियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी भाषा है इसमें शुरुआत से ही जो मौखिक भाषा है, इसका सबसे पहले यहाँ पर मौखिक भाषा एक तरह से इसको प्राचीनतम भाषा कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत जो है यहीं से हुई थी। यानी कि जब इंसान जो है लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इंसान को अक्षर ज्ञान नहीं था, तो उस टाइम पे मनुष्य बोलकर, चाहे वो किसी भी तरह से कुछ भी अपने मुख से ध्वनियां निकालता हो, तो उन्हीं से वो सीखता समझता था दूसरे की बातों को। तो उन्हीं मौखिक जो ध्वनियां हैं उन्हें प्रकट करने के लिए जो कुछ निश्चित चिन्ह एक तरह से किए गए हैं, उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। तो एक तरह से सरल भाषा में अगर हम कहें तो ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है।
जो ध्वनि चिन्ह होते हैं, किसी भी भाषा के जो ध्वनि चिन्ह होते हैं उसे उस भाषा की लिपि कहा जाता है। तो इसमें मैंने आपको काफी सारी चीजें नोट डाउन करवाई थी। आप लोगों ने अगर नोट डाउन की होंगी तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा जो है उसकी लिपि है रोमन, उर्दू भाषा जो है उसकी लिपि है फारसी, इसी तरह से बंगाली भाषा की लिपि है बांग्ला। तो बहुत अलग अलग तरह की भाषाओं की अलग अलग लिपियां मैंने आप लोगों को नोट डाउन करवाई थी, आप लोगों ने की होंगी पक्का अपनी नोटबुक में। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था वर्ण। तो देखिए वर्ण क्या होता है, जब हम छोटी क्लास में सबसे पहले स्कूल जाते हैं तो हम यही सीखते हैं कि वर्ण क्या होता है। कभी भी हम एक तरह से शब्द नहीं सीखते, वाक्य नहीं सीखते, हम सबसे पहले सीखते हैं वर्ण क्या होता है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जो हमारी हिंदी वर्णमाला है, देखिए वर्णों का जो समूह होता है उसे वर्णमाला कहा जाता है। जब आप छोटे होते हैं तो आपको वर्णमाला याद करवाई जाती है। सबसे पहले आपको वर्णमाला लिखना और वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला याद करना ही स्कूल में सिखाया जाता है। जब आप सबसे पहले प्री प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, यानी कि जो प्री स्कूल होता है, जब आप एक तरह से प्ले स्कूल में होते हैं, वहां पर आप जब एलकेजी यूकेजी कर रहे होते हैं, नर्सरी कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको वर्ण सिखाए जाते हैं। उसके बाद जब आप फर्स्ट में आ जाते हैं तो आप ये सब कुछ आराम से लिखने लगते हैं, यानी कि आप एक तरह से आपको पूरी वर्णमाला जो है याद हो जाती है जब तक आप क्लास फर्स्ट में आते हैं। तो देखिए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ये मैंने आपको पढ़ाया। और वर्णमाला में टोटल आपके 44 यानी कि 44 वर्ण होते हैं। जो आपकी हिंदी वर्णमाला है इसमें टोटल 44 वर्ण होते हैं, 44 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। क्लास 8 के आप बच्चे हैं, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए वर्णमाला, वर्णमाला में अ से लेकर य तक के जितने भी हमारे अक्षर होते हैं, यानी कि वर्णों का जो समूह होता है वो वर्णमाला कहलाता है। और उस वर्णमाला में यहाँ पर मैंने आपको बताया टोटल 44 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 होते हैं स्वर और 33 होते हैं व्यंजन। 11 होते हैं स्वर और 33 होते हैं व्यंजन। देखिए क्लास में आपको जो भी पढ़ाया जाता है कभी भी ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए एक्स्ट्रा हो रहा है, ये आपके लिए फालतू हो रहा है कि आपको बहुत ज्यादा आता है और ये हम आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आपकी काम की चीज होती है और आप उसे जरूर सुने अगर क्लास में बैठे हैं, और अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी जरूर करें। 11 स्वर 33 व्यंजन। अब देखिए स्वर क्या होते हैं, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि स्वर क्या होते हैं। स्वर जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में हमें अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती या अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में हमें अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बार आप देखेंगे कि ये हमारे कुछ स्वर वर्ण हैं जिनका उच्चारण आप आसानी से कर सकते हैं। इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य स्वर या अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जैसे अ, आ, इह, ई, उफ, ऊ, री, ए, आई, ये सब क्या है? स्वर है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी वर्णमाला है उसमें 11 स्वर
और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर, तो अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये आपके 11 स्वर हैं। ये क्या है? आपके 11 स्वर है। बाकी ये आपके अनुस्वार और अनुनासिक हैं जो आपने पढ़े होंगे पहले, और यहाँ पर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो ये आपके 11 स्वर होते हैं। स्वर कौन से होते हैं? अ से लेकर औ तक के जितने भी वर्ण हैं ये सब स्वर कहलाते हैं। और उसके बाद देखिए इनके उच्चारण में क्या होता है, हमें किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। इनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य स्वर या अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो ये है हमारे कुछ स्वर वर्ण। देखिए स्वर वर्ण जो यहाँ पर लिखे गए हैं ये आप एग्जाम्पल लिखकर लिख सकते हैं कि ये है हमारे स्वर जो कि अ से औ तक है। और उसके बाद आते हैं स्वरों के भेद। अब इसमें भी स्वरों के भी भेद होते हैं, यानी कि टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। स्वर मैंने आपको क्लियर किया कि यहाँ पर 11 स्वर होते हैं। इसमें भी स्वरों के भेद होते हैं जो कि 3 होते हैं। ठीक है, स्वर के भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहला आपका होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, तीसरा होता है आपका प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, इसके 3 भेद होते हैं। सोचिए 11 स्वरों में भी 3 टाइप के स्वर होते हैं। अब कौन कौन से 3 टाइप के स्वर होते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर जो हमारे ये 11 स्वर है इनमें हम इन दोनों को ज्यादातर पढ़ते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। देखिए क्या होता है ह्रस्व स्वर, क्या होता है दीर्घ स्वर। ये है स्वर वर्ण और इसके 3 भेद। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। साथ के साथ स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर। तो क्या होते हैं ह्रस्व स्वर? स्वरों में 11 स्वर होते हैं, उसमें भी मुख्य रूप से आपके जो 2 भेद मैंने आपको बताए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 4 हैं आपके ह्रस्व स्वर। उसके बाद मैंने आपको बताया दीर्घ स्वर। क्या होता है ये दीर्घ स्वर? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो आता है वो आता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होता है? इसमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, यानी कि 3 गुना समय लगता है। जो आपका प्लुप्त स्वर होता है उसमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना, तिगुना यानी कि 3 गुना एक तरह से इसमें आपका समय लगता है इसके उच्चारण में। तो इसके जो एग्जाम्पल है, इसके जो उदाहरण है वो कुछ इस तरह से है। देखिए जैसे आप ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो ओम शब्द का उच्चारण आप
एक बार करके देखिए। तो जब आप ओम उच्चारित करते हैं तो ओम नहीं बोलते, ओम बोलते हैं, ओम। जैसे देखिए आ, ओम। तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, उसको कहते हैं प्लुप्त स्वर। ठीक है, तो इस तरह से हमने वर्ण जो यहाँ पर है, वर्णों में जो हमारी वर्णमाला है हिंदी की, उसमें हमने स्वरों को यहाँ पर क्लियर किया। तो देखिए, इनमें से काफी सारी चीजें हम लास्ट सेशन में भी डिस्कस कर चुके थे। और उसके बाद हमारा आता है व्यंजन। स्वर के बाद आता है हमारा टॉपिक व्यंजन। तो देखिए, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो जहां पर मैंने आप लोगों को कहा कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमें अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो हमारे होते हैं स्वर। और ये आपका जस्ट अपोजिट है व्यंजन, कि जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे कहते हैं व्यंजन। अब जैसे देखिए, व्यंजन यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि अ से लेकर ओ तक आपके व्यंजन होते हैं, औ तक, और उसके बाद आपके बाकी के सब होते हैं स्वर। यहां तक अ से लेके औ तक आपके स्वर होते हैं, और उसके बाद आपके ये होते हैं व्यंजन। ठीक है, तो जो आपके ये व्यंजन है, आप देख सकते हैं कि हमने कहा स्वरों का उच्चारण हम क्या करते हैं, बिना अन्य ध्वनि या बिना किसी अन्य ध्वनि के करते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं, उन स्वर वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के करते हैं। लेकिन जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, तो व्यंजनों का उच्चारण करते वक्त हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कैसे, आप देखिए, अगर जो हमारा क है, क, ख, ग, घ, तो अब आप देखिए, क का उच्चारण आप करेंगे, क, तो क का उच्चारण करने के लिए आपको अ, ठीक है, इसी तरह से ख, इसी तरह से ग। जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो क के साथ क के बाद हमें अ का स्वर आ रहा है। तो यानी कि व्यंजनों का उच्चारण करते हुए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये क्या है, हमारे स्वर है। ये सब क्या है, स्वर है। तो जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसी तरह से आपने देखा होगा, स्वरों की मात्राएं भी होती हैं। जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं भी होती हैं। जैसे अ में आ की मात्रा जैसे होती है, तो अगर हमें का शब्द लिखना है तो का में भी हमें इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें का उच्चारण करना है तो हम इस तरह से लिखेंगे, यानी कि ये जो हमारा शब्द है आ, ये क्या है, ये हमारा स्वर है। इसी तरह से इह, अगर हमें की कहना है तो हम इस तरह से कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से की, तो ये स्वरों की मात्राएं भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि जिस भी व्यंजन का उच्चारण हमें करना होता है, उसके लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जिस भी व्यंजन का हमें उच्चारण करना होता है, तो ये है थे हमारे स्वर और ये है हमारे व्यंजन। तो व्यंजन, जिस तरह से आपके स्वरों के भेद मैंने बताए उच्चारण के आधार पर, क्योंकि वर्ण विचार में हम क्या पढ़ते हैं, वर्ण विचार में हम वर्णों के आकार, वर्णों की बनावट, वर्णों के उच्चारण के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, वर्णों के आकार,
वर्णों की बनावट, वर्णों के उच्चारण के विषय में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर उच्चारण के आधार पर ही हम इन्हें समझ रहे हैं, ठीक है। इनकी आकार, क्योंकि जब आप सबसे पहले जब आप स्कूल जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सीखते हैं कि अ कैसे बनाया जाता है, आ कैसे बनाया जाता है, इ कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद आपको उच्चारण का सही तरीका भी सिखाया जाता है, ठीक है, कि कैसे आप सही तरीके से वर्णों का उच्चारण करेंगे। तो देखिए अगर आप उच्चारण सही से नहीं करेंगे तो फिर आप लिख सही से नहीं पाएंगे, और ये मिस्टेक अगर आपने बचपन में बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं सुधारी तो फिर आपको बड़े होकर भी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। यानी कि क्या होता है, उच्चारण के कारण ही कई बार हम जो सुनते हैं वही हम लिख देते हैं, और अगर हमने गलत उच्चारण किया है और अगर हमने गलत सुना है तो हम गलत ही लिखते हैं। तो यही है कि यहाँ पर आपको वर्णों को अच्छे से समझना, वर्णों को अच्छे से पढ़ना, वर्णों को अच्छे से लिखना, वर्णों का अच्छे से उच्चारण आदि सिखाया जाता है इस पूरे वर्ण विचार टॉपिक पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने वर्णमाला के बारे में जाना, और साथ ही हमने स्वरों के विषय में जाना। स्वरों के 3 भेद हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो उसके बाद देखिए व्यंजन। तो अभी अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि व्यंजन क्या होते हैं। तो कौन बताएगा व्यंजन किसे कहते हैं? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, आप क्लास 8 के बच्चे हैं। जी तो यहाँ पर हम आपके हिंदी व्याकरण का एक कॉमन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये हमारे सेशन की अभी शुरुआत ही है, बहुत ज्यादा आगे हम नहीं बढ़े हैं। हमने केवल अपने लिटरेचर में 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, बाकी हम अपने व्याकरण की शुरुआत में हैं। तो शुरुआत हम हमेशा करते हैं कि हम अपना प्रीवियस जो हमने पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करें। तो देखिए हमारे कॉमन सा टॉपिक है यहाँ पर हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण। तो इसमें हमारा जो व्याकरण टॉपिक है इसके अंतर्गत हम, कोई बात नहीं बैठ जाइए आप, कोई बात नहीं बैठकर आप आराम से आंसर दीजिए। तो जो व्याकरण हमारा टॉपिक है, तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम भाषा के शुद्ध रूप में प्रयोग का ज्ञान करते हैं। तो इसमें हमारे 3 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है वर्ण विचार, उसके बाद होता है शब्द विचार, उसके बाद होता है वाक्य विचार। पहला टॉपिक जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वर्ण विचार, तो इसमें हम वाक्यों के आकार, वाक्यों की बनावट, वाक्यों के उच्चारण आदि पर एक तरह से डिस्कस करते हैं या उसको समझते हैं। तो वर्ण सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसमें यहाँ पर आपके जो वर्ण है उसके मैंने आपको भेद भी बताए। 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो देखिए स्वर हमारे क्लियर हो गए, जिसमें मैंने कहा कि जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो क्या व्यंजन की परिभाषा आप बता सकते हैं? यस बच्चा, व्यंजन किसे कहते हैं? अभी अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, व्यंजन किसे कहते हैं? मैम, जिनमें स्वर की आवश्यकता होती है। यस, आप पूरा प्रॉपर तरीके से आंसर देंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब आप जी। क का उच्चारण करते हैं तो लास्ट में कौन सी ध्वनि आती है? ओ ओ अ की। यस। तो आप यहाँ से जो ऑब्वियसली। भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो क्या आपको समझ आ रही है ये चीजें? ये सभी बच्चों के जी लिए है, जो भी जी आपको पढ़ाया जा रहा है समझ आ रहा है? यस। तो बच्चे जी। कोई भी डाउट अगर होता है तो जरूर अपने डाउट्स को क्लियर करें, क्योंकि हम आपकी सहायता के लिए, हम आपकी हेल्प के लिए और आपको पढ़ाने के लिए ही यहाँ पर है। कोई भी डाउट आप अपने मन में ना रखें। कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा है तो जरूर पूछें। और आपकी भी अगर कोई क्वेरीज हो आपके चैप्टर से रिलेटेड, आपके पार्ट से रिलेटेड, तो आप हैंड रेज करके आपके अपने अलग से डाउट पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।